कानपुर में एक जगह है घाटमपुर, और घाटमपुर नगर पालिका परिषद में एक महिला कर्मचारी की तैनाती होती है। उस महिला कर्मचारी की एक पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात में ही वह पुलिस कांस्टेबल उस महिला की तरफ देखता है और देखते ही उसे प्यार का इजहार कर देता है। वह मिलना जुलना भी होता है। जैसे ही उस महिला के पति को यह बात पता चलती है कि एक पुलिस वाला उसकी बीवी के आगे पीछे रहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसने पुलिस वाले से इस बात का विरोध किया। जब उसने विरोध किया तो पुलिस वाले को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस पुलिस वाले ने उस लड़के को, जो कि उस महिला का पति होता है, उसको बहुत बुरी तरह से पीट दिया। न केवल पीटा बल्कि पुलिस का दबाव बनाया। कहा कि तुम्हारी गिरफ्तारी करा दी जाएगी, तुम्हें किसी फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिए जाएगा और शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तमाम तरह की धमकी दी जाती है, पीटा जाता है। वो व्यक्ति परेशान होकर बड़े अधिकारियों से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद कहता है कि घाटमपुर नगर पालिका परिषद में एक महिला है, मैं उसका पति हूं और मेरी पत्नी को यह पुलिस वाला बहुत ज्यादा परेशान करता है। जैसे ही बड़े अधिकारियों को यह बात पता चलती है तो बड़े अधिकारी उस पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हैं। कहते हैं कि अब जाओ, अब आराम करो। अगर तुम्हारे रहते हुए महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो तुम ऐसा कैसे मतलब काम करोगे। कुछ इस तरह से डराया गया, धमकाया गया, उसको उसकी ड्यूटी का एहसास कराया गया। लेकिन यह कोई नहीं जानता था जिस पुलिस कांस्टेबल को एक महिला से, जो भी शादीशुदा होती है, उससे प्यार हो जाता है, जबकि वह खुद भी शादीशुदा है, साथ ही 2 बच्चों का बाप भी है। उसे एक लड़की से पहले भी प्यार हुआ था और उसने उस लड़की का कत्ल करके उस लाश को दबा दिया था, फेंक दिया था। लेकिन लगभग 3 महीने और 10 दिन बीत जाते हैं, तब जाकर पता चलता है कि यह तो कातिल है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको रक्षा की जिम्मेदारी दी है वह आखिरकार कैसे भक्षक हो सकता है। आज कहानी एक ऐसे कातिल की है जो पुलिस के साथ था और उसके बाद भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर और इसी का ही एक इलाका लगता है परसड़ा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक किसान जिसका नाम होता है बाबू प्रसाद तिवारी, उनकी पत्नी संगीता, बेटा अमित। दरअसल इनकी बेटी होती है शालिनी, जो कि कानपुर में रह रही थी। वह अपनी बेटी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे तो अपनी बेटी से बातचीत न कर पाने की वजह से थोड़ा परेशान होते हैं और सीधा वो पहुंच जाते हैं थाने में। बर्रा थाने में जाने के बाद बताते हैं कि साहब, हम फला जगह के रहने वाले हैं और जो हमारी बेटी है वो नेशनल हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने कल्याणपुर स्थित एक मेडिकल कॉलेज है, वहां से नर्सिंग का कोर्स किया था। वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमसे बात कर लिया करती थी, लेकिन अब बातचीत नहीं हो पा रही है। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद प्रार्थना पत्र लिखवाया, उसे अपने पास रख लिया। रखवाने के बाद कहा कि ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करना और हम भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। घर वाले थोड़ा जो चिंतित थे, परेशान थे, वो आखिर अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। अमूमन पुलिस हर मामले को इस तरह से ही लापरवाही से लेती है। 1-2 दिन के बाद यह परिवार फिर से थाने जाता है और जाने के बाद अधिकारियों से बातचीत करता है कि कहता है कि साहब, हमने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन ना तो कोई आपने FIR दर्ज की और ना ही हमारी बेटी शालिनी को ढूंढने की कोशिश की। शालिनी की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। जब लगातार यह परिवार थाने जा रहा था तो पुलिस वालों को गुस्सा आता है। पुलिस वाले इनसे बचने लगते हैं और पुलिस वाले इनसे कहते हैं कि जब बेटी को संभालने का वक्त था तब तो तुमने इसे संभाला नहीं और इस तरह से अब हमें परेशान करने के लिए आ जाते हो। इस तरह से माँ बाप और भाई यानी कि बाबू प्रसाद तिवारी, संगीता और उसका जो बेटा होता है अमित, इन्हें किसी न किसी बात पर परेशान किया जाने लगा, जलील किया जाने लगा।
थाने से भगाया जाने लगा और कहा जाने लगा कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। कुछ इस तरह से जब टॉर्चर किया जाने लगा तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी थी वो गायब थी। इसलिए उन्हें यह परेशानी, यह दिक्कत इतनी बड़ी नहीं लग रही थी जितनी बड़ी कि उनकी बेटी के गायब होने की बात थी। आखिरकार वह परेशान होते होते फिर भी थाने पहुंच जाया करते थे और थाने वाले उन्हें किसी न किसी बात पर दुत्कार कर वहां से भगा दिया करते थे। बात जब हद से ज्यादा हो जाती है, कुल मिलाकर दिन ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, 2 4 6 10 दिन, पूरा फरवरी का महीना ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन उनकी कोई FIR दर्ज नहीं होती। आखिरकार वो उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद पुलिस की थोड़ी बहुत नींद टूटती है, यानी कि 3 मार्च 2024 को गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली जाती है कि शालिनी, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, वह अचानक से लापता हो चुकी है। उसको पुलिस ने ढूंढने का अपना काम शुरू कर देती है, यानी कि पूरा मार्च निकल जाता है, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती और पूरा मार्च के बाद अप्रैल निकल जाता है। पुलिस अपनी जिस तरह से काम करने की इसकी शैली होती है, जिसके बारे में पुलिस के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पुलिस हर मामले को अमूमन शिथिलता से लेती है, या तो बहुत बड़ा प्रेशर हो या फिर बहुत बड़ी सिफारिश हो, या कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे अगर मिल जाए तो पुलिस का जो रफ्तार होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और इस मामले में यह गरीब फैमिली थी, इसलिए पुलिस इसमें ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। आखिरकार जब बड़े अधिकारी से मुलाकात की जाती है, DCP रविंद्र कुमार जी से, तो रविंद्र कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि परिवार वालों से कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी बेटी को तलाश करने की हर हाल में कोशिश करेंगे। आखिरकार पुलिस की फिर नींद टूटती है। उसके बाद फिर पुलिस ने इस लड़की का जो मोबाइल नंबर था, उसके पास 2 नंबर थे, दोनों नंबर की CDR निकलवाई जाती है। लगभग 1.5 साल की CDR निकलवाने के बाद पुलिस ने उस CDR के एक नंबर की बारीकी से पड़ताल करना शुरू कर दिया कि आखिरकार शालिनी किससे बात करती थी, कौन उसका दोस्त था, किससे ज्यादा वो नजदीक थी, किस किस को मैसेज करती थी। व्हाट्सएप पे कांस्टेबल है जो कि जिला एटा के थाना जैथरा का एक मोहल्ला लगता है, गांधीनगर, वहां का रहने वाला होता है और इसकी जो पोस्टिंग होती है कानपुर के अलग अलग थानों में होती है। दरअसल पुलिस की जो यह कांस्टेबल होता है, इस कांस्टेबल की उस शालिनी से लगातार बातचीत हो रही थी और उसके गायब होने के बाद इस व्यक्ति ने उसे कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। पहले ही खूब सारी बातें किया करते थे, लंबी लंबी चैट किया करते थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है तो पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने का के बाद इससे पूछताछ करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस ने न केवल इसको हिरासत में सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि यह ज्यादा बात किया करता था, बल्कि इस महिला की जो शालिनी गायब होती है, बर्रा थाने से निकल के यह चली जाती है एटा और एटा से चली जाती है अयोध्या। लेकिन जब एटा जाती है तो एटा तक इस पुलिस वाले की लोकेशन भी साथ थी। साथ में एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम राहुल होता है, 2 और मोबाइल नंबर होते हैं जो ये साथ होते हैं। आखिरकार पुलिस ने उस राहुल को भी हिरासत में लिया, साथ ही उस पुलिस वाले को भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पूछा कि आखिरकार शालिनी कहाँ है, क्योंकि वह आखिरी वक्त तुम्हारे साथ थी, जो भी सच है वो बता दो, नहीं तो फिर पुलिस के तरीके से पूछताछ होगी तो शायद तुम्हें बुरा लग सकता है, अजीब लग सकता है। आखिरकार मनोज को जब सीधे तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, उसने तो सच नहीं बताया, तो पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से जब उससे पूछताछ की तब उसने तोते की तरह कुछ बोलना शुरू कर दिया, जो कि अपने आप में वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल मनोज कुमार जब PCR के लिए काम करता था, कंट्रोल रूम के लिए काम करता था, तब उसके पास यानी कि कंट्रोल रूम में एक सूचना मिलती है कि बर्रा थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर पुलिस को जितनी जल्दी हो सके वहां पर भेज दीजिए। आखिरकार मनोज कुमार ही जाता है वहां पर, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है।
जब जाता है तो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। उस लड़की को तत्काल प्रभाव से वो हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद उसको इलाज करवाता है। इलाज कराने के बाद उस लड़की को भेज देता है। जो भी एक पुलिस की कार्रवाई होती है वो मनोज कुमार इस पूरे मामले को आराम से कर देता है। अब इसी बीच में उस लड़की के साथ एक और लड़की होती है। उस लड़की का नाम होता है शालिनी। तो शालिनी उस पुलिस वाले को दिल दे बैठती है, उससे दोस्ती कर बैठती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। लड़की की उम्र 24 साल तो उस पुलिस वाले की उम्र 35 साल, यानी कि दुगनी उम्र के उस पुलिस वाले से इस लड़की को, इस नर्स को मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और यह भी उससे मोहब्बत कर बैठता है। जब दोनों नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने कभी ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। इस बात का जब इस लड़की को पता चलता है तो इस लड़की को बड़ा दुख होता है कि तुमने इस अपनी जिंदगी के पिछले पन्ने मेरे सामने क्यों नहीं खोले। कम से कम एक बार बता देते तो शायद मैं कोई इस तरह का फैसला नहीं लेती। अब उस लड़की ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो शादी तुमसे करेगी, हर हाल में करेगी। अगर शादी नहीं करोगे तो फिर वो अधिकारियों के पास जाकर पूरी कहानी बताएगी। जब लगातार लड़की ने दबाव बनाना शुरू कर दिया तब मनोज कुमार परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो अपनी दोस्त जिसका नाम शालिनी होता है उससे कहता है कि शालिनी, हम लोग अयोध्या चलते हैं और राम जी के दर्शन करके आते हैं और वहाँ तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हमें भी वहाँ चलना चाहिए। कुछ इस तरह का बहाना था। उसे अपनी कार में बैठा आता है। साथ ही जो एक साथी होता है राहुल, उसको भी साथ में बिठाया जाता है और बिठाने के बाद यह सीधा गाड़ी चल पड़ती है। और लेकिन गाड़ी अयोध्या की तरफ जाने की बजाय ये एटा की तरफ चलने लगते हैं। तब ये लड़की कहती है कि हम रास्ता शायद बदल चुका है, हम शायद गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और जब ऐसी बात आती है तो इस लड़की का गाड़ी के अंदर ही गला घोट दिया जाता है गमछे से और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। यह जो कांस्टेबल होता है वह साथ में था। लाश उसकी गाड़ी में पड़ी हुई है और यहाँ से वह अपने एटा की तरफ चल देता है। एटा की तरफ जब जाता है तो अपने जो इसका जिला होता है एटा होता है, एटा का ही एक थाना होता है जैथरा। वहाँ पर एक लटूरी सिंह इंटर कॉलेज होता है। उसी के कुछ ही फासले से एक लगभग 40 फुट गहरा एक कुआं होता है। उस कुएं में जब उस लाश को फेंकने वाला था तो उसके तन से उसने एक एक कपड़े को उतार लिया। उसे लग रहा था कि अगर मैं कपड़े नहीं उतारूंगा तो हो सकता है भविष्य में इन कपड़ों से ही इस लाश की नाक हो जाए। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इस लाश का चेहरा बिगाड़ दिया जाए, यानी कि उसने उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा चोट मारी कि इससे चेहरा उसका पूरी तरह से बिगड़ चुका था। यह चेहरा पहचानने में आना बहुत मुश्किल हो रहा था और ये ऐसे वक्त चला जाता है 18 फरवरी 2024 को। लगभग इस घटना के लगभग 10 दिन के बाद कुछ राहगीर यहाँ से जा रहे थे। उन्हें कुछ दुर्गंध से आती हैं। उस दुर्गंध की वजह से उन्होंने डायल 112 पर फोन किया और राजकुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचते हैं। इस महिला की जो लाश मिली थी इसको पहचानने की तमाम कोशिशें की, तमाम थाने को सूचना दी गई, लेकिन उधर जो उसके लड़की के माँ और बाप, उसका भाई लगातार थाने में चक्कर काट रहे थे। उन्होंने एक तहरीर भी दी लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उधर तो 3 मार्च 2024 को मुकदमा दर्ज होता है और लाश पहले ही मिल जाती है, यानी कि 18 फरवरी 2024 को। इसलिए किसी थाने में ऐसा रिकॉर्ड नहीं था किसी लड़की के गायब होने का। काश यह रिकॉर्ड होता तो शायद लड़की की लाश पहले ही मिल जाती, लेकिन लड़की की लाश जब किसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है तो उसका लावारिश में ही इसका लगभग 72 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद जो
भी उसकी पहचान थी, जो भी उसका बिसरा रिपोर्ट थी, जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो सब एटा के जैथरा थाने में रख लिए जाते हैं। अब पुलिस ने इस लोकेशन के आधार पर जब इस पुलिस वाले को पकड़ा तो वहां जाने के बाद एटा की पुलिस से जेत की पुलिस से जाकर संपर्क साधा जाता है और पता चलता है कि लाश तो पहले ही मिल चुकी थी। आखिरकार मनोज कुमार जो हेड कांस्टेबल होता है उसे और साथ ही जो उसका सहयोगी होता है जिसका नाम राहुल होता है, बताया जाता है कि वो उस पुलिस वाले का ही साडू का लड़का होता है, राहुल, जिसका साथ लिया गया था और उन्होंने मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी थी। हत्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले तो उसे प्यार भी हो गया था और प्यार होने के बाद दोनों नजदीक आ जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बने थे। अब वो बने थे नहीं बने थे तो पुलिस की जांच ही बता सकती है, लेकिन जब नजदीकी ज्यादा बढ़ जाती है तभी लड़की ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इसलिए उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश की। ये भी बताया जाता है कि जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसकी पत्नी को ये पता था कि इस पुलिस वाली का यानी कि उसके पति का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। पुलिस की अभी ये जांच का विषय है, इसमें कौन कौन दोषी हैं तब इसका पता चल जाएगा। साथ ही इस लड़की के जो माता पिता और भाई होते हैं वो मीडिया के सामने कहते हैं कि काश पुलिस ने पहली ही बार में इस मामले को गंभीरता से लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो शायद यह पहले ही बार में पकड़ा जाता। अब यह साफ क्लियर नहीं पता चल पाया कि उसने 8 तारीख को ही उसकी हत्या कर दी थी या 1-2 दिन के बाद हत्या की थी। न केवल इन्होंने हत्या की थी, हत्या करने के बाद लड़की के मोबाइल नंबर थे उसे जाकर अयोध्या में फेंक देते हैं ताकि पुलिस को यह लग सके कि आखिरकार वो लड़की अयोध्या गई थी, क्योंकि उसने अपने पड़ोस में एक महिला से एक बैग मांगा था। कहा कि मैं 3-4 दिन में वापस लौट के आऊंगी, मुझे अपना बैग दे दो जिसमें मैं अपने कपड़े रखकर ले जा सकूं। आखिरकार यह भी कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, लेकिन कत्ल करते वक्त कोई ना कोई गलती कर देता है और इसमें कातिल ने गलती की थी क्योंकि वो लड़की से लगातार फोन पर संपर्क में था। जब 1.5 साल की सीडीआर निकलवाई जाती है तो आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है। वो कातिल कभी उसे किसी महिला कर्मचारी जो कि नगर पालिका परिषद में काम करती है उससे प्यार हो जाता है, तो कभी वह किसी की मदद करने के लिए जब जाता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है तो तब उसे प्यार हो जाता है। ये वो 2 मामले हैं जो पता चल जाता है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे इस पुलिस कांस्टेबल के जिसने अलग अलग लड़कियों के साथ कुछ ऐसी हरकतें की होंगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और यह बताना है कि कानून सभी के लिए समान है। अब चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो, पुलिस वाला हो या फिर बिजनेसमैन हो या आम आदमी हो, कानून की धाराएं सभी के लिए समान काम करती हैं और यह धाराएं भी इस पुलिस वाले के लिए वैसा ही काम करेंगे।